नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत सरकार ने फसलों का रकबा किया जारी। जलवायु परिवर्तन के लिए उगाएं कई फसलें। कृषि विभाग ने आगामी फसल के लिए रणनीति की जारी। जायद की बुवाई में आई कमी। किसानों के लिए अब ई मंडी की भूमिका होगी फायदेमंद और औषधीय खेती पर कमाएं ज्यादा मुनाफा। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय ने देश में गर्मियों में बोए जाने वाले चावल और अन्य फसलों का रकबा जारी कर दिया है। इस साल इन फसलों का आंकड़ा 40.66 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल यह रकबा 44.88 लाख हेक्टेयर था, जबकि कुल रबी फसलों का रकबा इस साल 64.20 लाख हेक्टेयर रहा, जो पिछले साल 66.23 हेक्टेयर था। मंत्रालय ने इसमें दलहन का रकबा अलग से जारी किया, जो पिछले साल की तुलना में कुछ ज़्यादा रहा। पिछले साल 5.68 लाख हेक्टेयर में बोई गई दलहन इस साल बढ़कर 7.56 लाख हेक्टेयर पहुंच गई। किसान भाइयों, अगर आपको बदलते जलवायु परिवर्तन से फसल की रक्षा करनी है तो कई फसलें लगानी चाहिए। इसी तरह की कई उपयोगी जानकारियों को केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस के मौके पर किसानों के साथ बांटा गया। सीमैप के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि कई फसलों को लगाकर किसान खेती में आने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं। इस तरह से अगर किसी एक फसल में घाटा हो भी जाता है तो पूरा पैसा नहीं डूबेगा। ज़्यादातर औषधीय और सगंध फसलें जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील होती हैं। किसानों को मुख्य खाद्यान्न के साथ इनकी अंतर फसलीय खेती करने से खेती की लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई रबी की फसल को देखते हुए प्रदेश सरकार अब खरीफ मौसम की फसलों की तैयारी और उत्पादन बढ़ाने के उपायों में जुट गई है। इसको देखते हुए 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने खरीफ 2015 के लिए अपनी रणनीति जारी भी की थी। खरीफ 2015 रणनीति के तहत खरीफ फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार कृषि निवेशों को समय से उपलब्ध कराने, उन्नत कृषि तकनीकों के प्रयोग, संकर बीजों के प्रयोग का विस्तार और मृदा परीक्षण अभियान चलाकर जैविक और संतुलित उर्वरकों के प्रयोगों को बढ़ावा देने में किसानों की मदद करेगी। जायद की फसलों की बुवाई का समय करीब समाप्त हो गया है, लेकिन इस बार कुल निर्धारित लक्ष्य 18,50,000 हेक्टेयर में से 16 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हो पाई है, यानी करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में अभी तक बुवाई नहीं हो पाई है, जिससे निर्धारित उत्पादन लक्ष्य इस बार काफ़ी कम रहने की आशंका है। आने वाले समय में किसान अपने उत्पादों को बिना बिचौलियों को शामिल किए सीधे मंडी में या उपभोक्ता को बेच पाएंगे। साथ ही उत्पादों के भाव निर्धारित करने वाली बोलियों में भाग ले पाएंगे, और यह संभव होगा ई मंडी के जरिए, जो सभी किसानों को एक साथ एक ही बाजार से जोड़ देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने केंद्रीय स्तर की एक बैठक में ई मार्केटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका और कृषि ई मंडी के लिए अवसंरचना के विकास पर जोर दिया है। खेती को फायदे का व्यवसाय बनाने के लिए किसान खेती के तरीके में बदलाव कर रहे हैं। धान, गेहूं की जगह कम लागत में तैयार होने वाली औषधीय फसलों पर जोर दे रहे हैं। सीतापुर, बाराबंकी और राजधानी के आसपास के जिलों के किसान मेंथा, भूमि आंवला, आर्टिमिशिया एनुआ, सतावर जैसी औषधीय फसलें उगा रहे हैं। जड़ी बूटी की खेती को फायदे का व्यवसाय बताते हुए किसानों का कहना है कि औषधीय फसलें कम समय में तैयार हो जाती हैं। किसान इन्हें पारंपरिक फसलों के साथ भी आसानी से उगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं का भाव 1,465 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में भी 1,465 रुपये प्रति कुंतल, आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1,440 रुपये और इलाहाबाद की मंडी में गेहूं 1,530 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से रहा। चावल लखनऊ की मंडी में
1975 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर की मंडी में 2140 रुपये, आगरा की मंडी में 2030 रुपये और इलाहाबाद की किसान मंडी में चावल का भाव 2130 रुपये प्रति कुंतल रहा। इसी तरह अगर अरहर की दाल के भावों पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में अरहर 5440 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर की मंडी में 4800 रुपये प्रति कुंतल, आगरा की किसान मंडी में 5310 रुपये और इलाहाबाद की मंडी में अरहर की दाल का भाव 5480 रुपये प्रति कुंतल रहा। आलू की कीमतों पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 460 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 600 रुपये प्रति कुंतल, आगरा में 450 रुपये और इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 525 रुपये प्रति कुंतल का रहा। आखिर में एक नज़र टमाटर की कीमतों पर भी। लखनऊ की मंडी में टमाटर का भाव 1200 रुपये, कानपुर की मंडी में 1440 रुपये, आगरा की मंडी में 1610 रुपये और इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 1310 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश के प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी तेज हो रही है, कभी तूफान आ रहा है। तो ऐसे में हमारी खेती बाड़ी के लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आगामी दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, बदलते मौसम में कृषि।
अगर इससे संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। उठाइए कागज़ और कलम, लिखिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-228-8698। हमारा अगला नंबर है 0522-220-5756। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी जी। आप हैं मौसम वैज्ञानिक नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात करने जा रहे हैं बदलते मौसम में कृषि के बारे में। तो खेती बाड़ी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो जानना चाहते हैं, आगामी दिनों में जैसा कि अभी चल रहा है मौसम कैसा रहने वाला है? बड़ी जिज्ञासा है हमारे किसान भाइयों को, पता नहीं कब बारिश होगी, कब मौसम खुला रहेगा, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों वाली फसलें हैं, बाग हैं, आम खासकर है और खाली खेत पड़े हैं, तो बहुत सारी बातें आ रही हैं किसानों के मन में। कैसा रहने वाला है मौसम? का बात आपने सही कहा, खेती का और मौसम का बहुत आपस का बहुत सीधा संबंध है। बिना मौसम के सही अनुकूल मौसम के खेती होना संभव नहीं है। और इस वर्ष तो वास्तव में बहुत ही उतार चढ़ाव खेती में आया और मौसम के कारण ही आया। जबकि किसान अपनी लागत का पूरा लगाया, फसल तैयार भी हुई, लेकिन जैसा कि बेमौसम बारिश, ओला वृष्टि और तेज हवाओं के नाते इस वर्ष जो है निश्चित रूप से नुकसान बहुत हो गया। 50% से ज़्यादा नुकसान हो गया। बारिश कम रहा तो धान का नुकसान हुआ और बारिश बेमौसम बारिश हुआ तो गेहूं का भी नुकसान हो गया। आगे आने वालों में किसान बिल्कुल सचेत है। हमको भी बार बार फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब क्या होगा अगला बार, लेकिन अभी तक जो स्थिति है तो वो इसके हिसाब से संशय की स्थिति बनी हुई है। मैं किसान को स्पष्ट बताऊं, संशय की स्थिति ये बनी हुई है कि हमारे मॉडल्स जो बता रहे हैं कि मानसून सामान्य रहेगा, कुछ मॉडल्स बता रहे हैं सामान्य से कम रहेगा। तो सामान्य से कम का मतलब है कि 100% बारिश होती है। डॉक्टर साहब, हम मानसून के बारे में बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ हिमांशु जी हैं लखनऊ से फोन पर। हेलो हेलो हिमांशु जी, हेलो। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन कट गया। हाँ, तो हम मानसून के बारे में बता रहे थे जी। तो इस वर्ष मानसून सामान्य या सामान्य से कम, कम का मतलब हुआ 88% से लेके 94% तक। सामान्य से, सामान्य अगर 100 है तो 88 से 94% के बीच में बारिश की संभावना निश्चित रूप से है। सामान्य तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, अगर सामान्य रहेगा तो 88 से 94%। नहीं, सामान्य माने 100%। 100%। सामान्य से कम का मतलब 88 से 94% रहने की संभावना है, ये निश्चित है। तो बारिश की संभावना जो है, लेकिन इतनी पानी कम नहीं पड़ता। अगर उसका वितरण सही हो जाए तो पानी की मात्रा कम नहीं बनेगी। तो किसान भाई, लेकिन किसान भाई लोगों को हम जो सलाह देना चाहेंगे, इस ऐसे कि अगर सामान्य भी रहता है तो या सामान्य से थोड़ा सा 2-1% कम भी रहता है तो भी किसान भाइयों को अपने खेती को उसी के अनुसार बनाना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, ये आपने हम आगे बात करते हैं। एक किसान भाई बाराबंकी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। नमस्कार सर, मैं नंद मिश्रा, बाराबंकी, गांव बसोली पड़ता है। जी मिश्रा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये बेमौसम बरसात हो जाती है, जैसे कि हरी क्रांति को लाने वाला जो किसान मजदूर है पनप न पाया इस धरती से, मौसम से मजबूर। तो हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं जी, बहुत सही कहावत है। हमारी फसल चौपट हो रही, तो हमें ऐसा कोई उपाय होना चाहिए कि पहले जानकारी हो जाए जिससे हम सचेत रहें। वही हम कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिलाने की। मिश्रा जी पहले से जानकारी चाहते हैं हम, क्या सभी किसान सभी लोग जानना चाहते हैं। आप मानसून के बारे में बात कर रहे थे, वो बहुत आपने जो बताया कि 88 से 94% रह सकता है, सामान्य रह सकता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, लेकिन वो मानसून आने की बात है। लेकिन अभी जो 1 महीना हमारा आगे का है, 15 दिन आगे का है, अभी फिलहाल क्या स्थिति रहने वाली है? अब जो मानसून अभी इस सप्ताह तो मौसम ऐसा ही है। आज की बात छोड़ दीजिए, आज तक तो मौसम में बदली रही। कल से पूर्वा हवा बदल जाएगी, पछुआ हवा चल जाएगी, मौसम पूर्ण रूप से शुष्क हो जाएगा।
इस समय इस सप्ताह मौसम में कोई तब्दीली अब आगे नहीं होनी, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। पछुआ हवा चलेगी, उससे तापक्रम बढ़ जाएगा और 42 डिग्री तक तापक्रम अगले सप्ताह में पहुंच जाएगा। और पछुआ हवाओं का झोंका चलेगा, कहने का मतलब लू चलेगी, यानी आगामी आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। इस सप्ताह गर्मी बढ़ेगी। और रही बात जो मानसून की, मानसून अपने सही समय पर जो 15 से 17 जून का टाइम होता है उसी के बीच आने की संभावना बन रही है। 31 मई को 1 जून को केरला पर हिट करेगा और ऐसी संभावना बनी है कि मानसून अपने सही समय पर आएगा और सामान्य से थोड़ी बहुत कम हो सकती है बारिश, नहीं तो सामान्य ही बारिश होगी। किसान भाइयों के लिए ये जानकारी अभी है। थोड़ा किसान भाइयों के लिए चिंता का कम विषय है कि मानसून आएगा, लेकिन इतना मैं सचेत डॉक्टर साहब बात हम करेंगे। एक फोन लाइन पर किसान जुड़ रहे हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं जी, लखनऊ से। हेलो। हाँ जी सर। जी पंकज जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? कह रहे हमारे गुलाब में कीड़े बहुत लगे हैं, उसमें दवाई डालने तो कुछ फायदा नहीं हो रहा सर, आप बताइए। किसमें कीड़े लगे हैं आपके पंकज जी? गुलाब में। गुलाब के पेड़ में कीड़े बहुत लगे हुए हैं। हाँ। पंकज जी हम तो मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं और जो उसको कीड़े विशेषज्ञ को दिखाएं कि कौन सा कीड़ा लगा है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जो वहाँ कीट विशेषज्ञ हैं वो रोग वैज्ञानिक देखेंगे कि कौन सा कीड़ा लगा है, उसकी क्या दवा उपचार होगी वो बताएगा। पहले मौके पर कीड़े की बात देखें, कैसा कीड़ा लगेगा। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि मानसून, ये तो थोड़ा सा अच्छी खबर आप दे रहे हैं किसानों के लिए कि मानसून समय पे आएगा और सामान रहने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमारा विषय बदलते मौसम में कृषि, मौसम बार बार बदल रहा है। अब रबी की कटाई हो चुकी है लगभग, अब खरीफ का जो समय है, जायद की उड़द मूंग बोई जानी है, खेत खाली हो रहे हैं, जो गेहूं के खेत खाली हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए ऐसे किसान? देखिए पहली बात, गेहूं का खेत खाली हो गया। जो किसानों में एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है कि गेहूं जो कटा कंबाइन से कटाते हैं, ठूंठ रहता है, उसको जला देते हैं। पहला मेरा एडवाइस है कि खेत में जो गेहूं के ठूंठ हैं खड़े हैं उनको जलाएं नहीं, बिल्कुल नहीं जलाएं। उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। उसको जो है, अगर आपके पास गोबर की खाद मिल जाती है तो 50 टन प्रति हेक्टेयर के दर से, अगर नहीं मिलती है तो 25 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन की मात्रा डालते हुए और उसको जुताई के पहले करके उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, बजाय इससे उसको जला दें। जलाने से दो नुकसान होंगे, एक तो मृदा उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, दूसरे ग्रीन हाउस गैस बन जाएगा, तो वातावरण भी हमारा जो है वो प्रदूषित हो जाएगा और आगे के हमारी जो जलवायु परिवर्तन है उससे और प्रभावित हो जाएगी। तो नंबर 1 बात, अवशेषों को जलाएं नहीं, बिल्कुल नहीं जलाएं। इसको किसान भाई को हर बार बताया जाता है और इसको जरूर ध्यान इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि खाली खेतों में हरी खाद के रूप में क्या करना चाहिए? अब आप दूसरा, आपने बहुत सही प्रश्न किया। जो खेत जुताई कर दिया जाए, अब क्योंकि हरी खाद, सनई, ढैंचा, गोबर की खाद तो मिल नहीं पा रही है, तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बायो कंपोस्ट के रूप में, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में अब और चीज़ें आदमी करता है। लेकिन सनई ढैंचा एक ऐसी हरी खाद चीज़ है जिसके का टाइम आ गया, बिल्कुल 15 मई से ही उसकी बुआई शुरू कर दें, 40 दिन के बाद उसकी जुताई होती है। तो धान की खेती करने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सनई ढैंचा का बहुत सही टाइम है। इसको किसान भाई तुरंत बुआई करना सुनिश्चित करें। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो किसान भाई अभी बेमौसम की बात आप कर रहे थे, मैं ये चीज़ किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो आपकी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, फसल मौसम आधारित बीमा योजना है, इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन खरीफ के लिए 31 जुलाई तक है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं बीमा योजना वाली, हम उसकी बात करेंगे। किसान भाई हमारे साथ हैं, विजय जी हैं गोरखपुर से। हेलो जी, बताइए विजय जी क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये भूकंप का झटका अब खत्म हो गया कि नहीं? हम तो भूकंप का झटका, ये तो जमीन के नीचे की बात बता रहे हैं। भूकंप का झटका खत्म नहीं हुआ है और ये आप तो गोरखपुर के पास है, जो हमारा हिमालय का जोन है वहाँ तो भूकंप अभी आ ही रहे हैं और आते रहेंगे। अभी 3 महीने झटके का झटका मिलना है किसान भाई, जो हमारे जो गोरखपुर के लोग हैं। लेकिन वो झटका नहीं होगा, केवल अनुभव हो सकता है, उससे नुकसान नहीं होगा। मतलब बहुत हल्के झटके आएंगे। अभी 3 महीने तक हमारे मौसम विज्ञान के डायरेक्टर जनरल ने भी इस चीज़ को
ब्रॉडकास्ट कर दिया है कि अभी छोटे छोटे झटके जो आफ्टर शॉक जिसे हम बोलते हैं वो आएंगे 3 महीने तक आपको बहुत बड़ा झटका नहीं आ सकता, बड़ा भूकंप की संभावना एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे थे कि मौसम से संबंधित फसल बीमा योजना हमारे किसानों की, हम उसके बारे में बताएं। हाँ, हम बता रहे थे कि 2 फसल, एक तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है और एक फसल मौसम आधारित कृषि बीमा योजना है। दोनों का खरीफ के लिए पंजीकरण हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव और जो आपके व्यावसायिक बैंक हैं इनमें हो रहा है। और 31 जुलाई तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का पंजीकरण होगा और फसल बीमा का 30 जून तक है। तो किसान भाई, ये जो बेमौसम बारिश होती है इससे भरपाई करने के लिए बीमा योजना का और मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ तो तुरंत लें और पंजीकरण कराएं। पहला ये कहा जा सकता है कि अगर किसान रजिस्ट्रेशन करा लेता है, फसल बीमा योजना ले लेता है, तो बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, तो उसको पैसा दे देगी सरकार। बिल्कुल, सरकार सबसे फसल मौसम बीमा योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो 15-15 दिन के फसल के आकलन के आधार पर बीमा देती है। 15 दिन में अगर बारिश नहीं हुई, सही बात पड़ गया, तो उसका आकलन करके किसान भाई जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। हमारा नाम बैजनाथ है। बैजनाथ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम महाराजगंज बोल रहे हैं। महाराजगंज से क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं? समस्या यह है डॉक्टर कि जैसे मैंने थोड़ी सी प्याज लगा रखा है। भैया आवाज कम आ रही, टीवी की आवाज कम कर दें अपनी बैजनाथ जी। ठीक है, टीवी की बात कर रहा है डॉक्टर। हाँ बताइए बताइए। जैसे मैंने प्याज लगा रखा था, हाँ, तो ओले पड़े हैं तो प्याज हमारे सड़ रहे हैं, तो इससे कोई समस्या का समाधान है? कोई समस्या का ऐसी समाधान? उनका प्याज खराब हो गया, ओले पड़ गए, अब ऐसी दशा में इनको जो है नहीं, तो प्याज अभी खुदा नहीं, कौन से प्याज लगाए? पुराना वाला प्याज तो अब तो खुदने का टाइम हो गया, खोद लीजिए। जैसा भी रहा, लेकिन इनका नहीं, अब समाधान की कोई बात नहीं, अब तो खुदाई का समय, अब तो उसमें समाधान की कोई बात नहीं है। नहीं, फसल का नुकसान हुआ है तो फसल का कोई सर्वे को सरकार कहती है नुकसान भरपाई वो कर रहे तो हैं। खैर वो बीमा योजना की बात है, या भरपाई करना है, सरकार का साधन है, कृषि जिला कृषि अधिकारी और लोग उसके वो देख रेख करेंगे। मतलब वहाँ संपर्क करें, वहाँ संपर्क करें, उसके बारे में भरपाई करना है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, वो आकलन करेंगे, सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद में बताएंगे। अगर ये बिजनेस ओरिएंटेड है तो लार्ज स्केल, मतलब इनको फायदा उसका भरपाई फायदा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कई चीजें मौसम संबंधित हैं। अभी हमारी जायद की जो दलहनी फसलें हैं, उड़द मूंग बड़ी प्रमुख फसलें हैं, वो बोई जा चुकी हैं और खड़ी हुई हैं। तो मौसम के लिहाज से और उनके सामान्य देखभाल क्या होनी चाहिए? इस समय बीच बीच में जो बारिश हो जाती है तो उसमें आर्द्रता बढ़ जाती है, टेम्परेचर एकाएक बढ़ता है, एकाएक घट जाता है। तो किसान भाई, सबसे बड़ी चीज उड़द और मूंग की बात मैं करूंगा कि एक तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, अगर बारिश हो गई है तो ठीक है, और नहीं है तो सिंचाई करें, नमी बनाए रहें, नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ जो आर्द्रता बढ़ती है, बादल आ जाते हैं और टेम्परेचर घट जाता बढ़ जाता है, इससे कीट लग जाते हैं उर्द मूंग में। उसके लिए मोनोक्रोटोफास 40 EC को संस्कृति के अनुसार उसकी एक उपचार कर दें और जिससे कि कीट न लगने पावे। बहुत संक्षेप में जाना चाहिए। इसी तरह से हमारी सूरजमुखी है, गन्ना है, बिल्कुल सब्जियां हैं, कई फसलें हैं, वो उनमें भी सूरजमुखी में तो अभी फूल आने की स्थिति बन रही है। अगर फूल आने की स्थिति में परसेचन क्रिया आवश्यक है। डॉक्टर साहब बात करेंगे, एक किसान भाई और जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी, नाम बताएं अपना। हाँ जी, नाम बताएं, क्या समस्या? जानकारी चाह रहे थे जी, बताएं। हम समस्या ये जानकारी चाह रहे थे कि आपकी जो फसल बीमा का जो है वो पर एकड़ जो है कितना खर्चा किसान को देना पड़ेगा? वो किसान को क्या खर्च? हाँ, वो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग जो है जिले के लिए अलग अलग एक प्रीमियम बना हुआ है जी। वो फसल बीमा योजना का प्रीमियम हमारे अभी उत्तर प्रदेश में केवल 10 जिले, किस जिले से है? बरेली से है। बरेली अभी हमारे उसमें मौसम फसल बीमा योजना में तो नहीं आया, केवल 10 जिले अभी सरकार ने दिया था। मतलब 10 जिले हैं, अभी बरेली आएगा, आगामी दिनों में अन्य जिले भी आएंगे। लेकिन अब इस साल बढ़ाया जा रहा है। हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है, कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, बातें तो और भी हो सकती हैं इस पर। आप हमारे कार्यक्रम में किसान भाइयों को मौसम संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि इस बदलते मौसम में आपको क्या क्या करना है। सजग रहना है, मौसम बीमा संबंधित है, अगर नुकसान हो जाए तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जिससे आपको भरपाई हो जाए। अन्य बहुत सारी बातें हैं, इसमें आपको जागरूक रहना है। हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम जो जानकारी आपको मिली है इसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।